ट्रेडर दिन आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 बात करते हैं, उसके बाद शक्ति पंप स्टॉक बात करेंगे और देखेंगे शक्ति पंप स्टॉक में कहां तक गिरावट हो सकती है। और अगर निफ्टी 50 की बात करें तो आज के दिन निफ्टी ने 23,000 लगभग 23,000 के जो मनोवैज्ञानिक आंकड़ा था उसको ब्रेक नहीं किया और लगभग 23,042 के वहीं से रिकवरी इसमें निफ्टी में वापस आ गई। अब देखते हैं आज के दिन पूरे ट्रेडिंग सेशन चलेगा जिसमें देखते हैं कि निफ्टी क्या 23,000 के पास फिर आके रुकती है या 23,000 को अगले ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक करती है। अगर यहाँ पे अगर बात की जाए सपोर्ट की बात की जाए तो अभी का अगर सपोर्ट बताएं तो 23,000 का एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। अगर 23,000 के मजबूत सपोर्ट को निफ्टी तोड़ती है तो फिर निफ्टी आपकी 23,000 से नीचे और लगभग आपको ये 22,000 यहाँ पर भी दिखाई दे सकती है, जो कि लगभग ये है 22,900 की। और लगभग इस प्राइस पे भी निफ्टी दिखाई दे सकती है जो कि 22,500 के पास भी आ रही है। कितनी सर? 22,500 के पास भी। लेकिन इतने ज्यादा पैनिक होने की अभी स्थिति पैदा नहीं करेंगे क्योंकि अभी देखते हैं कि निफ्टी जो 23,000 के सपोर्ट को तोड़ पाती है या नहीं। अब हम बात करते हैं स्टॉक शक्ति पंप स्टॉक की। शक्ति पंप का स्टॉक की बात की, अगर शक्ति पंप की बात की जाए तो शक्ति पंप मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,863 करोड़ का है और कंपनी सोलर पंप है, समरसेबल पंप है, जो कि कमर्शियल यूज में भी आती हैं और डोमेस्टिक यूज में भी आती हैं। उसकी एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। और अगर कंपनी के पी रेशियो की बात की जाए तो 42.1 का पी रेशियो है। अगर पी रेशियो की बात की जाए उसके बाद यहाँ पी रेशियो यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। प्राइस टू बुक रेशियो की बात की जाए तो 18.3 का प्राइस टू बुक रेशियो है। अगर इंस्टीट्यूट होल्डिंग्स की बात की जाए तो 8.4 की है, जो कि डिक्रीज हुई है 1.7200% से। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सितंबर के क्वार्टर का रेवेन्यू जो था वो आपका 317.1% से अप हुआ था। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें तो वो भी 253.2% से अप था। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 877.8% से अप था। ईबिटदा की बात करें तो वो भी 867.8% से अप था। यहाँ से नेट प्रॉफिट क्वार्टरली अगर बात करते हैं 1630% से अप था। एक जबरदस्त कंपनी ने रिजल्ट पेश किया था सितंबर का। अगर वहीं शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो इस बार के शेयर होल्डर पैटर्न में जो कि दिसंबर माह का अपडेट हो गया है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात करें तो 51.58% की प्रमोटर होल्डिंग है और एफआईआई की होल्डिंग 3.16% है। उसके बाद म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 5.08% है। उसके बाद अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 0.19% है और पब्लिक की होल्डिंग 39.99% है। लेकिन अगर नवंबर की डाटा की बात करें वहीं तो नवंबर के डाटा से और दिसंबर के डाटा की तुलना करें तो उसमें पब्लिक की होल्डिंग जो थी नवंबर के डाटा में कितनी थी? नवंबर के डाटा में पब्लिक की होल्डिंग 39.19% थी, जो कि दिसंबर के डाटा में 39.99% हो गई है। अर्थात पब्लिक की होल्डिंग्स इसमें दिसंबर के डाटा में बढ़ी है। ठीक है सर, दिसंबर के डाटा में पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। उसके बाद अगर हम बात करें एफआईआई की होल्डिंग बात करें तो एफआईआई की होल्डिंग्स नवंबर के डाटा में 3.11% है, जो कि दिसंबर के डाटा में एफआईआई होल्डिंग्स आपकी 3.16% है, जो कि एफआईआई की होल्डिंग्स दिसंबर के डाटा में बढ़ी है। उसके बाद अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में नवंबर की होल्डिंग्स आपकी 5.99% है और वहीं अगर दिसंबर के डाटा की बात करें तो दिसंबर के डाटा में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 5.08% है, जो कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग दिसंबर के डाटा में कम हुई है। लेकिन एफआईआई की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है और पब्लिक की होल्डिंग्स शक्ति पंप में बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक यहाँ से कौन सी प्राइस पे जा सकता है। तो वो थोड़ा सा बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आज के दिन का वॉल्यूम वगैरह दिखाता हूँ आपको। अगर आज के दिन की वॉल्यूम की बात करें तो 3 मिलियन का वॉल्यूम आया है और सर्किट लगा है, लोअर सर्किट है। स्टॉक की बात करें तो एएसएम के एक एएसएम की जो एंट्री हुई है, एएसएम में स्टॉक 10 जनवरी 2025 को एक्टिव हुआ है थर्ड स्टेज में। कौन सी सर? लॉन्ग टर्म की स्टेज थर्ड में एक्टिव है स्टॉक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आरएसआई स्टॉक की 64.2 की है, जो कि मिड रेंज में बनी हुई है। और अगर एमएफआई इंडेक्स देखा जाए तो 16.62.2 का एमएफआई इंडेक्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगर हम डिलीवरी वॉल्यूम की बात करें तो वीकली डिलीवरी वॉल्यूम 92.40% का वीकली डिलीवरी वॉल्यूम है स्टॉक का। अगर एसएमए की बात करें ईएमए की तो स्टॉक आपका 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर बना हुआ है। उसके बाद 100 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर है और 50 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक अभी भी ऊपर बना हुआ है। 20 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो 20 डे मूविंग एवरेज से भी स्टॉक आपका 1104 है 20 डे मूविंग एवरेज, जो कि स्टॉक आपका वहीं से भी अभी ऊपर बना हुआ है।
अब हम बात स्टॉक के चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं चार्ट पे स्टॉक कहाँ पे आपको ऐड करना है, क्योंकि काफी लोग प्रश्न पूछते हैं सर शक्ति पंप को किस प्राइस पे ऐड किया जाए, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी शक्ति पंप को कहाँ पे ऐड करें, शक्ति पंप को कहाँ पे ऐड करें। काफी लोग सोच रहे थे क्या शक्ति पंप का भी सीधा ऊपर ही चलता चला जाएगा या शक्ति पंप नीचे भी आएगा, क्या हमें मौका देगा एंट्री का। तो हम बात करते हैं शक्ति पंप के चार्ट पे चलते हैं। अब हमारे शक्ति पंप के चार्ट पे अगर शक्ति पंप का चार्ट देखें तो स्टॉक की प्राइस जो है आज के दिन की लोअर सर्किट के बाद 1153 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर देखते हैं तो शक्ति पंप के एक आइडियल प्राइस जो निकल के आ रही है कल के दिन ट्रेडिंग सेशन में, अगर ये स्टॉक आपको 1092 इस प्राइस पे भी आता हुआ देख सकता है, 1092 की प्राइस पे, ठीक है सर, 1092 की प्राइस पे भी आता हुआ देख सकता है। और स्टॉक अगर वहां पे भी नहीं टिक पाता है तो स्टॉक जो है और ये यहाँ इस प्राइस पे जो मैं आपको लगातार पहले बात कर रहा था कि स्टॉक जैसे प्रश्न पूछते थे मुझसे शक्ति पंप को ऐड कहाँ करना है, तो मैं कहता था आपको 1000 की रेंज में स्टॉक ऐड करना है। कौन सी रेंज में? 1000 की रेंज में स्टॉक ऐड करना है। अब देखिए सर बॉटम स्टॉक का ना तो कोई बॉटम पकड़ पाता है और ना कोई हाई पकड़ पाता है। तो अगर स्टॉक की बात करें तो देखो अगर आपको कुछ प्राइस क्वांटिटी लेनी है तो या तो हर गिरावट पर, क्योंकि हाँ एक बात और याद रखनी है कि लॉन्ग टर्म के नजरिए से ही बात करें। कितना सर? लॉन्ग टर्म का नजरिया, लॉन्ग टर्म के नजरिए से ही बात करें, कोई भी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग वगैरह की न सोचें। अगर हम बात करते हैं स्टॉक में तो स्टॉक आपको इस प्राइस पे जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली है इस प्राइस पे कुछ स्टॉक आपको यहाँ ऐड करने हैं। कौन सी? 1093 की प्राइस पे, ठीक है सर, 1093 की प्राइस पे कुछ स्टॉक ऐड करिए। उसके बाद अगर कुछ स्टॉक आपको इस प्राइस पे मिलते हैं जो कि ये प्राइस होगी लगभग आपकी 1000 की रेंज, जो कि यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो ट्रेंड लाइन को स्टॉक ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेंड लाइन को स्टॉक ब्रेक करेगा तो उसके बाद वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ तक उसका ना इंतजार करके थोड़े थोड़े स्टॉक आप ऐड करिए। ये लगभग आपकी 1092 की जो मैंने प्राइस बताई इस प्राइस पे ऐड करिए। उसके बाद अगर स्टॉक आपको इस रेंज पे यहाँ ये रेंज पे आता है लगभग 1000 की रेंज वही निकल के आती है 1000 की रेंज या 9 से 60 की रेंज सर, 9 से 60 की रेंज, और 9 से 60 की रेंज के आसपास स्टॉक आके यहीं से बाउंस बैक होना चाहिए। यहाँ से स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस बैक होना चाहिए, ठीक है सर। दो ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो स्टैंड लाइन को पास आएगा स्टॉक या फिर स्टॉक इसी रेंज में जो ये वाली रेंज है यहाँ पे लगभग 1102 की या 1092 की जो मैंने आपको रेंज बताई थी आपकी ये वाली रेंज, यहाँ पे 1092 1100 की रेंज और 1092 की रेंज पे इसी स्टॉक इसी प्राइस पे स्टॉक आपको धीरे धीरे ऐड करते जाना है। और लगातार कहाँ तक ऐड करना है? वो ऐड करना है आपको इस रेंज तक, लगभग 9 से 60 की रेंज तक, 963 की रेंज तक, इस रेंज तक आप ऐड करते जाइए स्टॉक को। उसके बाद जब ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तब फिर हम रुक जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद कौन सी प्राइस बन रही है, कहाँ पे स्टॉक को ऐड करना है। वो फिर आपकी ये प्राइस बन सकती है अगर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो 900 की प्राइस। कौन सी सर? 900 की प्राइस। इस प्राइस पे स्टॉक फिर आना चाहिए, वहां पे ऐड करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अभी हम केवल इतनी ही बात करेंगे, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ही स्टॉक लेगा और वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लगभग 9 से 60 के आसपास का होगा, ठीक है सर। तो आपको इसमें सारी बात समझ में आई होगी। आपको सारी बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।